Hello everyone, welcome to PE Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड थ्योरी के बारे में एंड वोल्टर एंड गॉर्डन मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. पहले डिविडेंड क्या होता है. डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग इट शेयर होल्डर. देखिए, जो नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का, उसका डिविजिबल प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर में बांटा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं. अब देखिए, जो शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने अपना पैसा लगाया है, कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो बदले में उनको भी तो रिटर्न चाहिए. और वो रिटर्न उनको किस फॉर्म में मिलती है, डिविडेंड की फॉर्म में मिलती है. जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है उसके डिविजिबल प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को हिस्सा दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है. सो जो ये डिविडेंड पॉलिसी है ये क्या क्यों बनाने की ज़रूरत है. ये जो पॉलिसी है ये डिसाइड करेगी द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी अर्निंग टू बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड द रिमेनिंग प्रपोर्शन ऑफ नेट अर्निंग आर रिटेन इन द फर्म. जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी होती है वो ये डिसाइड करती है कि कितना आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को दोगे और कितना प्रपोर्शन जो है प्रॉफिट्स का वो अपनी फर्म में रिटेन अर्निंग के लिए रख लोगे. रिटेन अर्निंग क्या होता है, जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या जितना भी प्रॉफिट है आप या तो 100% प्रॉफिट को एज अ रिटेन अर्निंग फॉर्म में रख सकते हो, या कुछ हिस्सा जो है शेयर होल्डर को डिविडेंड की फॉर्म में देके और कुछ पार्ट जो है वो प्रॉफिट का रिटेन अर्निंग की फॉर्म में रख सकते हो. रिटेन अर्निंग की फॉर्म में रखने का मतलब है कि आपने उसको फ्यूचर में री इन्वेस्ट करने के लिए रख लिया है. सो पेमेंट जो है, अब दो इसके अपोजिंग इफेक्ट होते हैं. अगर आप पेमेंट करते हो डिविडेंड के शेयर होल्डर को तो क्या होगा कि अगर आप डिविडेंड की पेमेंट करते हो तो इससे क्या होगा, स्टॉक प्राइस बढ़ जाएंगे. स्टॉक प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे अगर आप डिविडेंड दे रही हो. सेकंड क्या होगा, अगर आप डिविडेंड देते हो तो जो पैसा आप रिटेन कर सकते थे लेकिन आपने रिटेन अर्निंग की बजाय आपने डिविडेंड दे दिया, तो अब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा अवेलेबल नहीं होगा, फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे. तो दो इसके अपोजिंग इफेक्ट होते हैं. एक तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा अगर आप देते हो, और दूसरा नेगेटिव क्या आएगा कि रिड्यूस हो जाएंगे फंड्स जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते थे. अब देखिए, डिविडेंड थ्योरी जो है दो तरीके की है, एक रेलिवेंस वाली है और एक इररेलिवेंस वाली है. आज हम रेलिवेंस थ्योरी को डिस्कस करेंगे. रेलिवेंस थ्योरी क्या कहती है, विच कंसिडर डिविडेंड डिसीजन टू बी रेलिवेंट एज इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म. कि जो आप डिविडेंड डिसीजन लोगे वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट करेगा. उसमें दो थ्योरी आती हैं, दो मॉडल आते हैं, वोल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल आता है. और जो इररेलिवेंस थ्योरी है वो कहती है कि आप चाहे जो मर्जी डिविडेंड पॉलिसी अपनी रखिए, जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी. सो वो जो है MM मॉडल है एंड ट्रेडिशनल अप्रोच है, मोदी गिलानी मिलर का है. एंड ट्रेडिशनल इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. आज हम रेलिवेंस थ्योरी को डिस्कस करेंगे. सो पहले हम पढ़ते हैं वोल्टर मॉडल क्या कहता है. पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्टर मॉडल है वो क्यों रखा गया था. प्रोफेसर जेम्स ई वोल्टर थे, इन्हीं के नाम पे इस मॉडल का नाम रखा गया था. इन्होंने आर्ग्यू किया था द लॉन्ग रन द शेयर प्राइसेस रिफ्लेक्ट ओनली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड. इन्होंने बोला कि लंबे टाइम जो शेयर के प्राइसेस हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं सिर्फ एक्सपेक्टेड डिविडेंड की वैल्यू को. रिटेंशन इन्फ्लुएंस करती हैं स्टॉक प्राइस को ओनली थ्रू देयर अफेक्ट ऑन फ्यूचर डिविडेंड. Volter has formulated this and used the dividend to optimize the wealth of the equity shareholder. अब जो वोल्टर थे उनको ये लगता था कि अगर आप क्या करते हो, डिविडेंड पॉलिसी जो भी बनाते हो तो वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट करेगी. अगर आप पेमेंट करते हो तो भी, अगर आप पेमेंट डिविडेंड की नहीं करते हो तो भी. तो इन्होंने जो है इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया था, मैथमेटिकल मॉडल दिया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो वोल्टर मॉडल में आगे क्या बोला गया है कि इसकी अजम्पशन, एक तो इंटरनल फाइनेंसिंग है कि जो फर्म है वो कोई भी जो है बाहर से फाइनेंस नहीं कर रही है, मींस डेट नहीं ले रही है कहीं से भी और जो है इशू नहीं कर रही है शेयर. इंटरनल फाइनेंसिंग है, रिटेन अर्निंग से ही काम चला रही है. जो फर्म को प्रॉफिट होता है उसी को री इन्वेस्ट किया जाता है. सेकेंड अजम्पशन क्या कहती है, कॉन्स्टेंट रिटर्न इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जो रिटर्न होती है फर्म की रिटर्न इन द सेंस कि जो फर्म पैसा कमा रही है, जो प्रॉफिट कमा रही है वो भी कांस्टेंट है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कांस्टेंट है. एंड नेक्स्ट वन इज़ 100% पे आउट और रिटेंशन. अब फर्म जो है दो ही तरीके अपनाती है, या तो वो जितना भी फर्म को प्रॉफिट होता है 100% को डिविडेंड की फॉर्म में पे कर देती है, ये सेकेंड वो क्या करती है 100% को रिटेन अर्निंग के लिए रख लेती है, मीन्स उसको फ्यूचर में री इन्वेस्ट करेगी. नेक्स्ट क्या कहता है,
कांस्टेंट अर्निंग पर शेयर है एंड डिविडेंड पर शेयर है और इन्फिनिटी टाइम पीरियड है। मींस जो आपकी फर्म है वो लंबे टाइम तक चलेगी। परपेचुअल लाइफ एक तरीके से मानते हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बेशक हो लेकिन जो फर्म है वो आपकी लंबे टाइम तक चलती रहेगी। अब नेक्स्ट इसके लिए फॉर्मूला दिया था वोल्टर मॉडल ने। जो फॉर्मूला क्या है, पी क्या है यहाँ पर, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू डी प्लस आर इंटू में करके ई माइनस टी अपॉन के और डिवाइडेड बाय के। अब जो यहाँ पे पी है वो क्या है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, ई क्या है अर्निंग पर शेयर, डी क्या है डिविडेंड पर शेयर और ई माइनस डी क्या है रिटेन अर्निंग पर शेयर। आर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म इन्वेस्टमेंट और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और के यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जाम में मेनली इसका फॉर्मूला ही पूछा गया है या सिर्फ अजम्पशन पूछी जाती है। अजम्पशन आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए एंड फॉर्मूला जो है मैचिंग में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, P इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी आर अपॉन के डिवाइडेड बाय के। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करके भी इसको अलग तरीके से लिख के भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। सो ये था वोल्टर मॉडल। अब वोल्टर मॉडल ने क्या बोला कि अगर आपकी ग्रोइंग फर्म है, देखो 3 तरीके की फर्म उन्होंने बताई है, एक होती है ग्रोइंग फर्म, एक होती है डिक्लाइनिंग फर्म, एक स्टेबल है, नॉर्मल है। तो इन तीनों के केस अगर हम डिस्कस करेंगे तो जो ग्रोइंग फर्म है मीन्स वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, जो उसकी रेट ऑफ रिटर्न है, जो प्रॉफिट्स हैं वो उसके ज़्यादा हैं, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। आर ग्रेटर देन के मीन्स रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसी कंडीशन में जो वोल्टर थे उनका मानना था कि अगर आप डिविडेंड पे करोगे तो जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप डिविडेंड की बजाय पे करने की बजाय रिटेन कर लेते हो तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज़ होगी। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए अगर आप पे कर देते हो, पेमेंट कर देते हो, डिविडेंड की पेमेंट कर देते हो तो उससे क्या होगा, आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे री इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन आप डिविडेंड पे करने की बजाय क्या कर लेते हो, रिटेन अर्निंग कर लेते हो, उसको रिटेन कर लेते हो तो इन्वेस्टमेंट उसको री इन्वेस्ट करने के लिए तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपकी मार्केट वैल्यू है री इन्वेस्टमेंट के बाद वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड केस क्या कहता है, एक डिक्लाइनिंग फर्म है जो जिसकी रिटर्न कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है। सो इस केस में क्या होगा कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट कम कमा रही है लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी ज़्यादा है, आर लेस देन के है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसको क्या करना चाहिए कि डिविडेंड पे कर देना चाहिए। अगर वो डिविडेंड पे करेगी तो ऐसी कंडीशन में उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर वो रिटेन अर्निंग करती है और उस पैसे को री इन्वेस्ट भी करती है तो भी जो है वैल्यू ऑफ शेयर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो ऐसी कंडीशन में जब फर्म ऐसी हो जिसकी रेट ऑफ रिटर्न कम हो, किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो उसको क्या करना चाहिए, 100% जो है पेमेंट कर देनी चाहिए डिविडेंड की, रिटेन नहीं करना चाहिए। अगर वो रिटेन करेगी तो मार्केट वैल्यू जो है शेयर की वो डिक्रीज हो जाएगी। अब थर्ड केस क्या कहता है, नॉर्मल फर्म है और उसका जो है रेट ऑफ रिटर्न भी इतनी ही है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इतनी ही है, तो वो चाहे रिटेन करे चाहे वो डिविडेंड की पेमेंट करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो चेंज इन वैल्यू ऑफ शेयर, ना तो शेयर की वैल्यू में चेंज आएगा और ना ही अगर वो पे करने की बजाय रिटेन कर लेती है तो भी शेयर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक ग्रोइंग फर्म है तो वो क्या करेगी, उसको री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो पेमेंट कर देती है डिविडेंड की तो उसके पास फंड्स नहीं होंगे, री इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी तो जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो कम हो जाएगी। अब जो डिक्लाइनिंग फर्म है उसको पहले से ही एक तो लॉस हो रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न उसकी कम है, तो ऐसी कंडीशन में एटलीस्ट उसको डिविडेंड तो दे ही देना चाहिए। एंड जो नॉर्मल फर्म है वो चाहे दे या ना दे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये बताया गया था वोल्टर मॉडल में। अब क्रिटिसिज्म क्या थी वोल्टर मॉडल की, एक तो देखो इन्होंने बोला नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, मीन्स आपने जो देखिए ये कहते हैं कि ओनली रिटेन अर्निंग से आपका काम चल रहा है, कि जितना जो पैसा है वो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, अपने प्रॉफिट्स को रिटेन कर रहे हो, डिविडेंड नहीं दे रही हो सकता है कि आपको पहले भी जो रिटेन अर्निंग है वो भी किससे हुई होगी, इससे पहले भी आपने क्या किया होगा, डेट लिया होगा, इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे। लेकिन ये देखिए कि डेट पर भी जो रिटेन अर्निंग है वो भी एक लिमिट तक ज़्यादा कैसे आएगी। अगर मान लीजिए एक फर्म ऐसी है जिसने ट्रेड ऑन इक्विटी किया है, मीन्स इक्विटी बहुत कम है एंड डेट बहुत ज़्यादा लिया है, लेकिन आपको पता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं उस पर एक हमें फिक्स
फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करना होता है। अब ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट्स का हिस्सा तो काफ़ी सारा आपका डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा। अब बचा थोड़ा सा हिस्सा, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो फर्म है वो सिर्फ इंटरनल फाइनेंसिंग रहने से चल जाएगी, ऐसा तो ये एक क्रिटिसिज्म थी वोल्टर मॉडल की। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि फर्म इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डज नॉट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इन्होंने कहा कि जो IRR है वो भी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी। आर डिक्रीजेज एज मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन मेड, कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम हो जाती है और कई बार क्या होता है इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। अब रिटर्न आपके पास ज़्यादा रहेगी नहीं, कांस्टेंट नहीं रहेगी, कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको रेट ऑफ रिटर्न आपकी ज़्यादा रहे और आपको जो है प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते रहे और आप उन्हीं को इन्वेस्ट करते रहो, एक्सटर्नल फाइनेंस की आपको ज़रूरत ना पड़े, ऐसा नहीं होगा। आपको बाहर से भी फाइनेंस करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करवानी पड़ेगी। सो नेक्स्ट वन इज फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। एंड ये भी बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमेशा सेम नहीं रहेगी, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो चेंज होती है फर्म के रिस्क के साथ। ये था वोल्टर मॉडल। अब हम बात करते हैं गॉर्डन मॉडल की। ये किसने दिया था? प्रोफेसर गॉर्डन ने दिया था। डिविडेंड पॉलिसी, अब इन्होंने देखो क्या बोला, डिविडेंड पॉलिसी ऑलमोस्ट ऑलवेज अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म। ही शो हाउ डिविडेंड पॉलिसी कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो गॉर्डन मॉडल है उन्होंने एक बर्ड इन हैंड थ्योरी दी थी। बर्ड इन हैंड थ्योरी का क्या मतलब है कि ये मानते थे कि हमें रिस्क को प्रेफर नहीं करना है। आज के टाइम में जो करंट में हमें डिविडेंड मिल रहा है हमें उसको ले लेना चाहिए, ये मानना था गॉर्डन मॉडल का। इन्होंने एक आर्ग्यू किया था गॉर्डन मॉडल हु बिलीव दैट करंट कैश डिविडेंड आर लेस रिस्की देन फ्यूचर प्रॉफिट कैपिटल गेन। मीन्स वो ये मानते थे कि आज के टाइम में जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो आपके फ्यूचर के कैपिटल गेन से कम रिस्की है। इसको हम क्या बोलते हैं? बर्ड इन हैंड थ्योरी। और ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि जो बर्ड इन हैंड थ्योरी है वो किसने दी थी? वो गॉर्डन ने दी थी, प्रोफेसर गॉर्डन ने दी थी। सो इनकी मेन प्रोपोजिशन है वो जो क्या कहती है, मॉडल इज दैट द वैल्यू ऑफ शेयर रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड accruing to the share, hence the dividend payment and its growth are relevant in the valuation of share। अब जो गॉर्डन मॉडल है, गॉर्डन थे उनका भी मानना ये था कि आज के टाइम पे जो आप अपनी डिविडेंड पॉलिसी रख रहे हो वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को फ्यूचर में इफेक्ट करेगी। सो मॉडल होल्ड्स दैट द शेयर मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द सम ऑफ शेयर डिस्काउंटेड फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके अजम्पशन देखिए, इन्होंने भी क्या बोला, इन्होंने बोला द फर्म इज ऑल इक्विटी फर्म। ये कहते हैं कि फर्म में डेट है ही नहीं, फर्म जो है सिर्फ इक्विटी फर्म है, इक्विटी शेयर्स ही उसने इशू किए हुए हैं। अब नेक्स्ट इनकी अजम्पशन है ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आर फाइनेंस्ड बाय एक्सक्लूसिवली रिटेन अर्निंग। अब देखिए ये भी मानते हैं कि जितने भी जो प्रोजेक्ट हैं, इन्वेस्टमेंट जिनमें है वो सभी किससे फाइनेंस किए गए हैं? रिटेन अर्निंग से। मीन्स फर्म को जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं वो उसी को क्या कर रही है? री इन्वेस्ट कर रही है, रिटेन अर्निंग के थ्रू जो है अपने इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस कर रही है। नेक्स्ट इनके अजम्पशन थी द रेट ऑफ रिटर्न फर्म इज कॉन्स्टेंट। अब ये भी मानते थे कि जो रेट ऑफ रिटर्न है फर्म की वो कॉन्स्टेंट रहती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कॉन्स्टेंट रहती है। एंड एक बात ये मानते थे द फर्म हैज़ परपेचुअल लाइफ, की जो फर्म है वो लंबे टाइम तक चलती रहेगी एंड छोटे मोटे लॉसेस होते रहेंगे तो फर्म बंद नहीं होगी, वो लंबे टाइम तक चलती रहेगी, उसकी लाइफ जो है लंबी है फर्म की। देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स, एंड ये भी मानते थे कि वहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स पे नहीं करना है। ये गॉर्डन मॉडल की अजम्पशन थी जो ऑलरेडी एग्जाम में हर बार पूछी गई है। एंड बर्ड इन हैंड थ्योरी किसने दी थी? गॉर्डन ने दी थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके लिए देखिए फॉर्मूला है गॉर्डन मॉडल का, पी क्या है? प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू E1 माइनस बी और डिवाइडेड बाय K माइनस बी आर। अब यहाँ पे क्या E क्या है? E स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड B क्या है? B इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो, K इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बी आर क्या है? ग्रोथ रेट। बी आर क्या है? जब आप क्या करते हो रिटेंशन रेशो को मल्टीप्लाई कर देते हो आर से तो वो क्या बन जाता है? ग्रोथ रेट बन जाती है। अब आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अब इसमें भी क्या है, तीन तरीके की फर्म है, ग्रोथ फर्म है, नॉर्मल फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म है। अब यहाँ पे भी यही बताया गया है कि अगर आपकी ग्रोथ फर्म है तो आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसे को इन्वेस्ट करने की, आपको बाहर से फाइनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, उस पैसे को री इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो है प्रॉफिट्स और ज़्यादा मैक्सिमाइज होंगे और वैल्यू ऑफ फर्म जो है आपकी इंक्रीज होगी। तो ऐसी जो फर्म जो ग्रोथ फर्म है उसको
पेमेंट करने की बजाय उसकी डिविडेंड पे आउट रेशो जो है 0% होती है। एंड जो रिटेन अर्निंग की रेशो देखें कि रिटेन कितना करेगी, वो 100% करेगी, और जो उसकी डिविडेंड पे आउट रेशो होगी वो 0% होगी। एग्जाम में पूछा गया है कि जो ग्रोथ फर्म है उसकी पे आउट रेशो कैसी होती है, 0 होती है, 100% नहीं होती है। जो डिक्लाइनिंग फर्म होती है उसकी होती है 100%, क्योंकि देखिए वो ऑलरेडी उसकी रेट ऑफ रिटर्न कम है। नेक्स्ट वन इज, अगर हम डिक्लाइनिंग फर्म की बात करें तो डिक्लाइनिंग फर्म में क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी कम है, किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मीन्स जो फर्म है वो पैसा नहीं कमा रही है जितनी उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ऐसी कंडीशन में, ऐसे केस में क्या करेगी फर्म, बेटर होगा कि जितना वो कमा रही है वो 100% जो जितना भी प्रॉफिट है वो सारा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। सो 100% की कंडीशन होती है डिक्लाइनिंग फर्म में। एंड नॉर्मल फर्म जिसमें रेट ऑफ रिटर्न बिल्कुल इक्वल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, चाहे वो पे करे चाहे वो पे ना करे, चाहे वो रिटेन अर्निंग कर ले चाहे वो डिविडेंड को पे कर दे, तो जो वैल्यू ऑफ शेयर है मार्केट की वो सेम रहेगी, वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगी, ये बताया गया। अब इनको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे कि देखिए ग्रोथ फर्म है, ग्रोथ फर्म में क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अब यहाँ पे एग्जांपल में जैसे गिवन है, आर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न है, वो क्या है 20% है, के क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एंड वो कितनी है 15%, ई क्या है, अर्निंग है, और ये कितनी है 4 रुपीज़। अब बी क्या है, रिटेंशन रेशो। अब एक फर्म की रिटेंशन रेशो अगर कितनी है 0.25 है, एंड जो नीचे दिया गया है देखिए यहाँ पर वो है 0.25, ऊपर है 0.25 है। अगर आप 0.50 करते हो, जब कम करते हो और ज़्यादा करते हो तो फर्म की वैल्यू पर क्या इफेक्ट आएगा वो हमने इसमें समझना है। अब देखिए जब हम इन सारी जो टर्म्स हैं इनको फॉर्मूले में पुट करेंगे, P इज इक्वल टू, देखिए आगे मैंने एक ही सोल्व करके रखा हुआ है। जब आप इसको ऐसे करोगे, ई क्या है यहाँ पे हमारा 4 है, 4 रुपीज़, 1 माइनस बी। अब बी क्या था, रिटेंशन रेशो हमें गिवन है 0.25, एंड के क्या है 15%। जब आप इसको सोल्व करोगे वो कितना बनेगा 0.15, एंड माइनस करना है हमें बी आर, बी क्या है रिटेंशन रेशो। अब आप क्या करोगे 0.25 इंटू 0.20, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है हमारी आर है, उससे मल्टीप्लाई करना है। सो जब हम इसको सोल्व करेंगे, जब 1 में से 0.25 को माइनस करेंगे तो 0.75 रहेगा, एंड 0.25 में से नीचे 0.20 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.05 बचेगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आंसर 30 आएगा। सो यही जो है, अब देखिए पीछे इसमें दिया गया है कि अगर एक ग्रोथ फर्म पे करती है 0.25 तो उसका जो फर्म है अर्निंग पर शेयर जो उसकी है, जो एक शेयर की वैल्यू है वो कितनी होगी 30 रुपीज़ होगी। अगर जो ग्रोथ फर्म है वो 0.50 रिटेन कर रही है तो उसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो कितना होगा, प्राइस पर शेयर कितना होगा, P इज इक्वल टू, अब आपने किया 0.50। अब देखिए ऊपर जब आपने कम रिटेन किया तो आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है या फिर जो प्राइस है शेयर का वो 30 रुपीज़ बन रहा है। जब आपने ज़्यादा रिटेन किया, मतलब ज़्यादा पैसा रिटेन किया, तब आपकी जो वैल्यू है उसकी वो इंक्रीज़ हो रही है। अब ये क्या है कि अगर ग्रोथ फर्म ज़्यादा रिटेन करती है तो तब फ़ायदा है, अगर वो बिल्कुल 100% को री इन्वेस्ट करेगी तो उसकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है तब इंक्रीज़ होगी, बजाय किसके वो पेमेंट करे। सेम आगे ऐसे ही गिवन है कि एक नॉर्मल फर्म है, देखिए यहाँ पे ऐसे ही सेम एग्जांपल है, अगर वो पे कर रही है 0.25 तब भी उसको 26.67 है अर्निंग, एंड अगर वो रिटेन कर रही है 0.50 तब भी क्या है सेम है। तो यहाँ पे ये बात प्रूव हो रही है कि जो नॉर्मल फर्म है जिसकी रेट ऑफ रिटर्न इक्वल है किसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइस है शेयर का वो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, वैल्यू ऑफ फर्म जो है सेम ही रहेगी दोनों केस में, चाहे वो ज़्यादा रिटेन करे चाहे वो कम रिटेन करे, जो प्राइस है शेयर का वो 26.67 ही रहेगा। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं एक डिक्लाइनिंग फर्म है जिसकी रेट ऑफ रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अब वो जब कम रिटेन करती है, कम रिटेंशन रेशो है उसकी, तो जो प्राइस है शेयर का वो कितना हो जाएगा 24। अगर वो ज़्यादा रिटेन करती है मीन्स 0.50 को रिटेन करती है
तब जो है उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी शेयर की 20 रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए ये एक बात बोली गई है कि जो डिक्लाइनिंग फर्म है उसको बेनिफिट कब है, जब वो पे कर रही है, मीन्स वो ज़्यादा पे कर रही है, रिटेन कम कर रही है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो एक ऐसी फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म है, उसको अपना 100% पे कर देना चाहिए, एंटायर प्रॉफिट को पे कर देना चाहिए। लेकिन जो एक ग्रोथ फर्म है उसको सारा रिटेन कर लेना चाहिए। ये था एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन गिवन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो जिसको पता हो। वैसे सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस हो चुके हैं, आपको आंसर पता होना चाहिए। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये एग्जाम में पूछा गया था, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट टूल टू अचीव द गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, क्या एक अच्छी डिविडेंड पॉलिसी अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है आपके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। सेकंड कहता है अकॉर्डिंग टू वोल्टर द ऑप्टिमम पे आउट रेशो फॉर अ ग्रोथ फर्म इज 100%। एंड सी कहता है, अब बी में इन्होंने क्या बोला, क्या वोल्टर के अकॉर्डिंग ग्रोथ फर्म को 100% पे करना चाहिए। एंड सी कहता है MM मॉडल असर्ट दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड विदर द फर्म पेज डिविडेंड और नॉट। MM मॉडल क्या कहता है, वो इफेक्ट नहीं करेगा वेदर द फर्म पे, चाहे फर्म अपना डिविडेंड पे करे या ना करे, वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। मीन्स इरेलीवेंस वाली बात कर रहा है। अब डी क्या कहता है, बर्ड इन हैंड थ्योरी इन रेफरेंस टू डिविडेंड डिसीजन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द मायरन गॉर्डन। अब ये डी कहता है कि बर्ड इन हैंड थ्योरी जो है क्या वो गॉर्डन ने दी थी। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे इररेलेवेंस थ्योरी, MM थ्योरी एंड ट्रेडिशनल थ्योरी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।